वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विद्युत शक्ति का संचरण कैसे होता है, इसका पूरा सिस्टम हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। और आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत सप्लाई तंत्र क्या होता है, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसी तथा डीसी संचरण, इट मीन्स एसी तथा डीसी ट्रांसमिशन क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट में है कंपैरिजन बिटवीन डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन। तो एसी तथा डीसी संचरण में तुलना कैसे करें हम, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एसी ट्रांसमिशन अच्छा है या डीसी ट्रांसमिशन अच्छा है, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है फिफ्थ नंबर का, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है, इट मीन्स उच्च वोल्टेज संचरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन। तो शक्ति संचरण तंत्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, इसके बारे में भी हम यहाँ से विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है, हमारा छठवां पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो शक्ति संचरण का तंत्र का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उसके बाद सातवें नंबर में ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस को हिंदी में कहा जाता है सिरोपरी लाइंस। तो ये सिरोपरी लाइन मतलब ओवरहेड लाइंस को जो टावर के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है, तो ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइंस का कैसे किया जाता है, किस टाइप की होती है, कितने फेज की होती है, ठीक है, उसके टावर्स कैसे होते हैं, उसके बारे में डिटेल हम इसमें जानेंगे। उसके बाद है 8 नंबर का पॉइंट है मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइंस। मतलब ओवरहेड लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, आज की क्लास में ये जानेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है लास्ट वाला, लाइन सपोर्ट। अब ट्रांसमिशन लाइन में लाइन सपोर्ट क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है टॉपिक्स। उसके बाद यहाँ पर है 10th नंबर का पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उसका वर्गीकरण करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद है इंसुलेटर्स। तो कितने प्रकार के इंसुलेटर्स, विद्युत रोधक इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, इसके बारे में जानेंगे हम। उसके बाद है कंडक्टर्स। तो ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है ACSR कंडक्टर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है। तो ऐसे और बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, ACSR कंडक्टर के बाद भी ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद है कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो पदार्थ के आधार पर कौन कौन से चालक हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से कंडक्टर यूज़ करते हैं, इसमें आज के टॉपिक्स में हम विस्तृत रूप से ऐसे 13 जो टॉपिक हैं, ये 13 टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन यदि हम पढ़ें तो किस टाइप से होता है, इसको यहाँ पर देखेंगे। देखो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो परिचय क्या होता है ट्रांसमिशन लाइंस। तो मुख्य उद्देश्य शक्ति संयंत्र से निर्मित विद्युत ऊर्जा को उपभोक्ता तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। इट मीन्स ये जो मुख्य उद्देश्य शक्ति संयंत्र लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बेटा जनरेशन पावर प्लांट। ठीक है, तो जनरेशन पावर स्टेशन से या पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ ले जा रहे हैं, उपभोक्ता तक पहुँचा रहे हैं। तो जनरेशन प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाएंगे, तो वही सिस्टम क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। तो जनरेशन पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो तंत्र यूज़ किया जाता है या जो सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसे ही हम ट्रांसमिशन सिस्टम या संचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए उसके बाद विद्युत ऊर्जा को जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा, यहाँ पर जनरेटिंग पावर प्लांट में आपने 11 kV जनरेट किया बिजली,
अब इस 11 केवी को आपको ट्रांसमिट करने के लिए वोल्टेज को ग्रेड अप करना होगा, बढ़ाना होगा। तो वहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा। तो डेफिनेशन क्या हुई? विद्युत ऊर्जा को जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाकर सब स्टेशन तक पहुंचाने को संचरण ट्रांसमिशन कहते हैं। क्लियर है? बात वही है ना कि जनरेटिंग पावर स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हम ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज करते हैं और उस ट्रांसमिशन सिस्टम में हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो वोल्टेज बेटा 11 केवी उसको बढ़ाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा और तब उसको हम क्या करेंगे? उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसमिशन कहते हैं। अब देखिए यह जनरेटिंग वोल्टेज कितने कितने केवी का होता है? तो 6.6 केवी का भी होता है, 11 केवी का भी होता है, 33 केवी तक का भी होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ इंडिया में जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 11 केवी। इंडिया का जो जनरेटिंग स्टेशन का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है बेटा? 11 केवी है एक्चुअल में। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम 1.1 केवी में भी करते हैं, 2.2 केवी का भी जनरेटिंग स्टेशन होता है, 3.3 केवी का भी जनरेटिंग स्टेशन होता है, 6.6 केवी का भी जनरेटिंग स्टेशन होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद 11 केवी का भी जनरेटिंग स्टेशन होता है, 33 केवी का भी होता है। ये अलग अलग डिज़ाइन के आधार पर जनरेटर का हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इंडिया में स्पेशली 11 केवी का ही डिज़ाइन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? संचरण वोल्टेज 66 केवी, 110 केवी, 132 तक केवी होती है, लेकिन इसके बाद और ग्रेडअप हो चुका है। इसी को हमने अपडेट कर दिया है कि जो ट्रांसमिशन जो वोल्टेज होता है वो 66 केवी भी होता है। ठीक है, ये 110 केवी भी होता है, 132 केवी भी होता है। ट्रांसमिशन कहने का मतलब है 66 केवी में भी ट्रांसमिशन होता है, 110 केवी में भी ट्रांसमिशन होता है, 132 केवी में भी ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, 220 केवी में भी होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, ये इसको और उसके बाद देखेंगे तो 400 केवी में भी ट्रांसमिशन होता है, जहां हम जाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया का लेटेस्ट है बेटा 765 केवी में भी ट्रांसमिशन होता है। अब ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको लिया जाता है। कैसे? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 66 केवी, उससे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है तो 110 केवी, उससे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है तो 132 केवी। लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के आसपास आपको चाहिए, 150 किलोमीटर, 132 केवी है तो 150 किलोमीटर के आसपास यदि आपको ट्रांसमिशन करना है तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे? 132 केवी का यूज़ करेंगे। 200 के ऊपर है, लगभग नियर अबाउट 200 तक है तो 220 केवी। ठीक है, 400 किलोमीटर के अबाव है या 400 किलोमीटर के नियर अबाउट है तो 400 केवी सब स्टेशन का मतलब ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करेंगे। और लगभग 400 के ऊपर है, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, तो फिर आप 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करेंगे। तो ये जो केवी लिखा हुआ है इसका मेन पर्पस होता है बेटा कि जितनी डिस्टेंस होगी उसके आधार पर और जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पर ही ट्रांसमिशन किया जाता है। उच्च वोल्टेज को लंबी दूरी तक ले जाने को ही क्या कहते हैं बेटा? हम संचरण कहते हैं। और इसके द्वारा वोल्टेज का मान बढ़ाने से या बढ़ने से करंट का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। कैसे घटता है आपको पता है? एक ट्रांसफार्मर में यदि आपने वोल्टेज को बढ़ाया है तो करंट क्या हो जाती है बेटा? ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को कम कर देता है, लेकिन पावर सेम होती है। क्लियर है? आपको ये समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम, चलिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में, ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में क्या क्या चीज़ों को हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर कुछ लिखा है, यह 3 भागों में या 3 भागों से जुड़कर बना हुआ है। तो पहला भाग क्या होगा बेटा? पहला भाग क्या होगा? देख लीजिए, पहला भाग क्या होगा? शक्ति संयंत्र। इस शक्ति संयंत्र को क्या कहा जाता है बेटा? पावर जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन
या पावर जनरेटिंग स्टेशन, लिख सकते हैं इसे हम। तो सबसे पहला क्या हो गया बेटा, पावर जनरेटिंग स्टेशन। सेकंड में आप देखेंगे तो सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, देख लीजिए। चलो पहले को ये भी पूरा समझते हैं। पावर जनरेटिंग स्टेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टीम टरबाइन जनरेटर, ठीक है। यहाँ ये क्या दिख रहा है बेटा, इसे क्या कहेंगे हम, कोल हैंडलिंग प्लांट, हैंडलिंग प्लांट। मतलब यहाँ पर हमने कोल को क्या किया, बारीक बारीक पीसा और एक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कहाँ गया, यहाँ पर टरबाइन में, मतलब कि बॉयलर में गया, और बॉयलर से फिर ये स्टीम बना, स्टीम के साथ टरबाइन अटैच है, ठीक है। ये स्टीम टरबाइन के ऊपर, जनरेटर के साथ टरबाइन अटैच है, और स्टीम इस टरबाइन के ऊपर जब फ्लो करेंगे तो ये जनरेटर क्या होगा बेटा, ये टरबाइन क्या होगा, रोटेट करेगी और जनरेटर भी घूमना चालू हो जाएगी, और जो धुआं है वो बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये एक थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। इसमें कोयले को पीसा गया, बॉयलर के अंदर डाले, ठीक है। बॉयलर ने क्या किया, पानी को गर्म किया, पानी गर्म हुआ, उसके बाद ये स्टीम बन जाएगा, स्टीम को टरबाइन के ब्लेड के ऊपर गुजारेंगे, उसी से जनरेटर अटैच है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये शक्ति संयंत्र का डायग्राम है, चित्र है, पिक्चर है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या आता है बेटा, संचरण लाइन। दूसरा क्या आता है बेटा, संचरण लाइन। संचरण लाइन क्या होता है बेटा, कोई बताएगा, ट्रांसमिशन लाइन, इसी को क्या कहते हैं हम, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन, जैसे जनरेटिंग संयंत्र था, जनरेटिंग संयंत्र से, जनरेटिंग स्टेशन से बिजली कहाँ पर आएगी, ट्रांसमिशन लाइन में आएगी, और ट्रांसमिशन से फिर तीसरा तंत्र क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो संचरण लाइन में आप देखेंगे तो किस टाइप का संचरण लाइन होता है, यहाँ पर क्या है बेटा, एक सब स्टेशन के लिए ट्रांसफार्मर लगा है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू बिजली आगे पहुँचाई जाती है, ठीक है। कैसे समझेंगे, चलो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखो सबसे पहले तो बिजली कहाँ से निर्मित हुई, इस जनरेटर से निर्मित बिजली हुई। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसने क्या किया, 11 kV को 400 kV में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको हमने क्या किए, ट्रांसमिट कर दी। ये ट्रांसमिशन लाइन है ना, बड़े बड़े टावर दिख रहे हैं आपको, ये ट्रांसमिशन लाइन है। फिर ये बिजली कहाँ पर आ गई, छोटे सब स्टेशन में आ गई। अब छोटे सब स्टेशन में क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ये 400 kV लाइन में अब इस वोल्टेज को क्या करेगा, ये 11 kV में डाउन कर देगा, करेगा कि नहीं। यहाँ पर हमने स्टेप अप किए और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है, चलिए उसके बाद देखेंगे तो ये पूरा तंत्र क्या कहलाएगा बेटा, संचरण लाइन कहलाएगा। उसके बाद वितरण, उसके बाद क्या आएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे वितरण कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या हो गया, शक्ति संयंत्र, संचरण लाइन और फिर वितरण लाइन। तो ये 3 प्रकार का फंक्शन होता है, इसी को कहा जाता है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन के लिए यदि आप देखेंगे तो MPPGCL, MPPGCL ये वैकेंसी निकालती है, ठीक है। ट्रांसमिशन में देखेंगे तो MPPTCL ये वैकेंसी निकालती है इस ट्रांसमिशन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो MPKVVCL। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के 3 सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन पूरा MP का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को संभालती है। मतलब जहाँ से बिजली उत्पन्न होगी और कंज्यूमर के घर तक यहाँ पर पहुँचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये तीनों तंत्र का यूज़ किया जाता है, सिस्टम का यूज़ किया जाता है। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू बेटा आप ये समझ सकते हैं कि बिजली कहाँ निर्मित हुई और बिजली आपके घरों में कहाँ से कहाँ चल के आ रही है। देखिए बिजली इस जनरेटिंग स्टेशन से बना, ट्रांसफार्मर के थ्रू, ये ट्रांसमिशन टावर के थ्रू पहुंचा। तो पहला सेक्शन क्या हो गया, शक्ति संयंत्र, दूसरा सेक्शन हो गया संचरण लाइन का, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया बेटा,
तीसरा वितरण का हो जाएगा, तीसरा सेक्शन क्या हो जाएगा, वितरण का हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से बिजली उत्पन्न हुई और उसके बाद इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू यहाँ पर ये सब स्टेशन है, सब स्टेशन से फिर आपके घर के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पोल लगा होगा और पोल से फिर आपके घरों तक, कंज्यूमर तक ये बिजली पहुँचती है। तो इस टाइप से ये पूरा सिस्टम काम करता है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, चलिए इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को हम समझें। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम शक्ति संयंत्र के चरण, कुछ लेवल है उसके आधार पर होता है। सबसे पहले जनन केंद्र या जनरेटिंग स्टेशन कहलाता है। तो जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन में बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगा है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है और एक क्या लगा है, पावर ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ही क्या कहते हैं बेटा, हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहाँ पर ये जो जनरेटिंग स्टेशन है, हम बिजली किस किस से पैदा करते हैं बेटा, कोई बताएगा? एक तो थर्मल पावर प्लांट से, दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट से, ठीक है, तीसरा हाँ। तो जनन केंद्र में विद्युत शक्ति 3 फेज अल्टरनेटर के द्वारा बनता है, 3 फेज आर, वाई और बी, जो पैरेलल में चलते रहते हैं और उत्पन्न वोल्टेज का जो मान है वो 11 kV से 33 kV तक होता है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए 132 kV तक इसको हम बढ़ाते हैं, लेकिन अभी अब ये 132 से भी आगे बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको इसका लेवल बता दिया है, इसके आगे भी आप बढ़ा सकते हैं इसे। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन को थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन के अलग अलग पैरामीटर्स हैं और उसके लेवल और वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर ट्रांसमिशन किया जाता है। देख लीजिए प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है। तो शक्ति संयंत्र के इस चरण में पहला आता है प्राथमिक ट्रांसमिशन, मतलब प्राइमरी ट्रांसमिशन, जिसे प्राइमरी ट्रांसमिशन या प्राथमिक संचरण कहा जाता है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो पावर ट्रांसफार्मर कहलाता है। यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन है और जनरेटिंग स्टेशन से बिजली बेटा इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपने क्या किया, 11 kV को 132 kV में स्टेप अप कर दिया। अब ये स्टेप अप हो गया इस टावर के थ्रू 3 फेज सप्लाई और 3 वायर सिस्टम। देखिए 3 फेज सप्लाई 3 वायर सिस्टम होगा इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हो जाएगा आर वाई बी एक, ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे आप आर वाई बी, ऐसे चलते हैं टावर के। लेफ्ट साइड में 3 फेज, राइट साइड में 3 फेज। तो एक ही टावर में ऐसा 6 कंडक्टर क्यों चलाते हैं, कोई बताएगा? एक ही टावर में 6 कंडक्टर क्यों चलते हैं? ऐसा इसलिए चलाया जाता है कि सडनली यदि किसी एक हाथ फेज में फॉल्ट आ जाए, आर मानकर चलिए आर फेज में फॉल्ट आ गया, ये आपका टावर है, ठीक है, ये आपका टावर है। इस टावर में मानकर चलिए इस साइड 3 फेज हैं और इस साइड 3 फेज हैं, आर वाई बी। एक फेज में यदि सडनली फॉल्ट आ गया तो पूरा सिस्टम आपको बंद करना होगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ यदि ये आर फेज फॉल्ट है तो यहाँ का आर फेज से काम चला सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है ये एक सपोर्टिंग सिस्टम के लिए इस साइड भी और उस साइड भी 3 कंडक्टर लेफ्ट साइड, 3 कंडक्टर राइट साइड चलाते हैं, ताकि ऐसी सिचुएशन आए फॉल्ट की कंडीशन में। तो फॉल्ट को सुधारते सुधारते बहुत टाइम लगता है, तब तक आपको पावर बंद करके रखना पड़ेगा। तो ये सिस्टम, तो फिर इस लाइन में इस कंडक्टर में मेंटेनेंस का काम करके आप काम कर सकते हैं और इसमें पावर सप्लाई भेज सकते हैं। तो इसीलिए एक ही टावर में 6 कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 6 फेस होता नहीं है, 6 कंडक्टर यूज़ करते हैं हम, लेकिन फेस 3 ही होते हैं। तो ये 3 फेस 3 वायर सिस्टम चलता है और ऊपर देखेंगे तो एक अर्थ का वायर होता है जो इन कंडक्टर से पतला मिलेगा, आपको हाफ मिलेगा, आधा मिलेगा। तो ये जो टावर्स हैं, ये टावर का यूज़ करके हम सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है।
132 केवी को एचटी लाइन के द्वारा संचरित किया जाता है, ठीक है, 132 केवी को, क्योंकि 11 को कितना कर रहे हैं बेटा हम 132 केवी कर रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज का मान 66 केवी के, 132 केवी, 220 केवी के, 400 केवी इतने भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये 132 केवी ही रहे, 66 भी रह सकता है, 132 भी हो सकता है, 220 केवी हो सकता है, 400 केवी हो सकता है और 765 केवी भी हो सकता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अभी रिसेंटली जो ट्रांसमिशन लाइन यूज़ किया जाता है, ठीक है, 765 केवी का ट्रांसमिशन लाइन भी है, ठीक है। एक चीज़, जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन था वैसे दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में जो प्राइमरी ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज आया हुआ है उसे ही क्या करते हैं बेटा, हम आगे पहुंचाने के लिए, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक सेकेंडरी सब स्टेशन और बनाते हैं। जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है वैसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन भी होता है। कहने का मतलब ये है डियर कि ट्रांसमिशन लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक। एक है प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये दो ट्रांसमिशन के फंक्शंस हैं। जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसी दो पार्ट है इसके, एक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही ट्रांसमिशन में भी देखेंगे बेटा तो प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये दोनों ट्रांसमिशन के दो फंक्शन हैं इसके, ठीक है। इसके टाइप आपको समझ में आ रहे हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इसमें 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी को फिर से 33 केवी तक हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन था और ये प्राइमरी ट्रांसमिशन में आपने क्या किए थे बेटा कि 11 केवी को आपने 132 केवी में कन्वर्ट किया था। फिर आप आगे बढ़े 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर के बाद फिर आपको क्या करना होगा, ये जो है सेकेंडरी ट्रांसमिशन आ जाएगा। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आप क्या करेंगे, इसी 132 केवी को 66 केवी तक उतारेंगे, मतलब स्टेप डाउन करेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो जाएगा। यहाँ से यदि किसी की पोहा मिल है, यहाँ पर यदि कोई किसी की बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसको 33 केवी और 66 केवी सप्लाई चाहिए तो वहाँ दे सकते हैं आप, या आपको किसी अदर स्टेट से इंटरकनेक्टेड करना है, ठीक है, ग्रिड से कनेक्ट करना है तो यही ट्रांसमिशन से ही कनेक्ट करते हैं। या तो प्राइमरी ट्रांसमिशन से कनेक्ट करेंगे या सेकेंडरी ट्रांसमिशन से कनेक्ट करेंगे। जैसे महाराष्ट्र के ग्रिड से कनेक्ट करना है एमपी के ग्रिड को तो ये ट्रांसमिशन प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन से ही किया जाता है, ग्रिड कनेक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं करते, ट्रांसमिशन से ही ग्रिड को कनेक्ट किया जाता है। जैसे पावर ग्रिड है वो पूरे इंडिया को संभालती है, तो पावर ग्रिड का काम क्या है, यदि किसी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ के जनरेटिंग प्लांट में, तो वहाँ से ग्रिड यदि कनेक्शन लेना है बेटा तो वो कहाँ से लेगी, या तो प्राइमरी ट्रांसमिशन से इंटरकनेक्ट करेगी या सेकेंडरी ट्रांसमिशन से इंटरकनेक्ट करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन से उसका कनेक्शन नहीं होता। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए, इसमें 33 केवी को हम क्या करते हैं, 3 वायर सिस्टम से। 3 वायर कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, देख लीजिए, आर, वाई और बी, और ऊपर में चलता है एक अर्थ वायर, ठीक है। तो 4 वायर नहीं बोलना है आपको, एक्चुअल में वो 3 फेज सिस्टम है ये, लेकिन 4 वायर इसलिए क्योंकि एक अर्थ का तार ओवरहेड लाइन के ऊपर चलता है और इसका जो साइज मिलेगा आपको इस कंडक्टर के साइज से कम मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने ट्रांसमिशन को समझा वैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, वैसे ही प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे कि इसमें जो वोल्टेज का जो ग्रेड है उसको
एक स्टेप से और दूसरे स्टेप तक डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। तो शक्ति संयंत्र के जो चरण है उसमें प्राथमिक वितरण जिसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में द्वितीयक संचरण लाइन सब स्टेशन में जाकर रुक जाता है और यहाँ वोल्टेज को 33 kV से 11 kV में बदला जाता है। बातें नहीं। तो 11 kV को, जो 11 kV की लाइन होती है उसको शहर के मुख्य मार्गों के माध्यम से जब उसको फैलाते हैं, जैसे कि मानकर चलिए ये आपका बालाघाट है, बालाघाट में बिजली सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन से बिजली आई। एक तो पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होगी और दूसरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होगी। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में जो 400 kV की ट्रांसमिशन लाइन थी वो 66 kV में कन्वर्ट हो गई, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया। अब जैसे ही बालाघाट में बिजली आएगी, बालाघाट के सब स्टेशन में बिजली आएगी, तो यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होगा। क्या होगा बेटा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में क्या होगा बेटा? ये जो 66 kV है, ठीक है, या ये 132 kV का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो ये यदि ये 132 kV का है, 132 kV का, तो इसको क्या करेंगे फिर 66 kV में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया हमने, मतलब धीरे 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 क्या करें बेटा, हम प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैसा है? स्टेप डाउन टाइप का है। अब फिर यहाँ पर जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फिर ट्रांसफार्मर वहाँ यूज़ करेंगे बेटा। तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा बेटा? इसमें 66 kV को फिर हम क्या करेंगे? फिर 11 kV में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया था? जनरेटिंग प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर किए थे यूज़, फिर ट्रांसमिशन लाइन आया, फिर वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर फिर यूज़ किए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आई तो वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किए। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में, जनरेटिंग स्टेशन में हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किए, फिर ट्रांसमिशन लाइन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर किए, फिर आए हम तीसरे चरण में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किए। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते करते फिर आप उपभोक्ता तक 11 kV की लाइन पहुँचती है। मतलब जनरेटिंग कितने में की है बेटा? 11 kV में, और हमको डिस्ट्रीब्यूट कितने में हुआ? 11 kV में ही हुआ कि नहीं? अब डायरेक्ट 11 kV को 500 किलोमीटर दूर भेजते तो मिलता क्या इतना? नहीं मिलता। इसीलिए हम यहाँ पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्टेशन का यूज़ करके हम 11 kV को स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपके घरों तक 11 kV पहुँचाते हैं। और तब आपके घरों के पास में जो पोल होता है उसमें 11 kV आती है। अब आपको सिंगल फेस चाहिए या आपको 3 फेस चाहिए, तो उसके आधार पर आप कनेक्शन लेते हैं, लेकिन सप्लाई तो आपके घर के पोल के पास 11 kV ही आ रहा है ना। तो इस तरीके से जनरेटिंग स्टेशन से आपके डिस्ट्रीब्यूशन घर तक, होम अप्लायंस तक 11 kV का ही पोल यूज़ किया जाता है। कुछ समझ में आया आपको? चलिए, सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे भी आप समझ लें। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते क्या हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा प्राथमिक वितरण लाइन के 11 kV लाइन को हम 400 वोल्ट में स्टेप डाउन करते हैं, और यही 400 वोल्ट में जो स्टेप डाउन होता है, मतलब कि ये जो 11 kV है, इसी 11 kV को हम 3 फेस में 440 वोल्ट 3 फेस AC सप्लाई लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मिलता कितना है हमको? 415 वोल्ट मिलता। कितना एक्चुअल में? 415 वोल्ट। बाकी सब आपको पता है लॉसेस हो जाते हैं, तो लॉसेस के माध्यम से कुछ ड्रॉप हो जाएगा और आपको 415 मिलेगा। हाँ, सिंगल फेस में आपको कितना मिलेगा बेटा? मिलना चाहिए 240 वोल्ट AC सिंगल फेस में, लेकिन मिलता कितना है आपको? 230 वोल्ट। 10 वोल्ट का यहाँ पर क्या हो गया? ड्रॉप हो गया,
ठीक है, कहीं पर तो 220 ही मिलता है, लेकिन चलो थोड़ा स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अभी केबल फेडरेशन हो गया है, केबल लग गए हैं तो 230 वोल्ट मान लेते हैं। वोल्ट मीटर से चेक करोगे तो 230 वोल्ट दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके कमर्शियल तथा हाउसिंग दोनों ही एरिया में सप्लाई के लिए व्यवस्था होती है, और चाहे ज़रूरत पड़ने पर 440 वोल्ट की भी हो या 230 वोल्ट की भी हो। सिंगल फेस में घरों में कनेक्शन के लिए 230 वोल्ट, और यदि किसी के घर में 3 फेस सप्लाई चाहिए तो वहाँ पर 440 वोल्ट आपको 3 फेस कनेक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब ये पूरे सिस्टम को समझ लें, कहाँ से बिजली कहाँ आई, कहाँ से कहाँ गई, ये पूरा आपको इस लेआउट से, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दो, ये क्या है बेटा, जनरेटिंग स्टेशन है। सिस्टम कहाँ से चालू हुआ, जनरेटिंग स्टेशन से। इसे क्या कहेंगे हम, जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV, 11.5 kV, 12 और 13 kV तक। 11 kV हम स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चलते हैं। यहाँ से बिजली उत्पन्न हुई। अब बिजली को इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से, जिसे हम पावर ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, इसके माध्यम से हमने, ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमने बिजली को पहुंचा दिया। ये प्राइमरी साइड है और बेटा ये सेकेंडरी साइड है। बिजली को स्टेप अप किया, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है 3 फेज सिस्टम होगा, यहाँ पर भी RY भी होगा और यहाँ पर भी RY भी होगा। तो हमने क्या किया बेटा, इसको इसी 11 kV को हमने कितने में कर दिए, 220 to 20 kV में हमने स्टेप अप कर दिए इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ठीक है। अब हमने स्टेप अप कर दिए, तो इसको क्या करेंगे बेटा, हम ट्रांसमिट करेंगे ना, ट्रांसमिट करेंगे। तो ये ट्रांसमिशन टावर है दोनों। अब इस ट्रांसमिशन टावर में आपको कितने कंडक्टर मिलेंगे, 3 फेस और 3 वायर, लेकिन एक अर्थ का वायर भी ऊपर चलता है, अर्थ का वायर भी ऊपर चलता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते, ठीक है। 3 फेस 3 वायर सिस्टम ही इसे हम मानेंगे। अब देखिए ये पूरा तंत्र क्या कहलाया, जनरेटिंग स्टेशन के बाद में प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब देखिए बिजली वहाँ से चलते हुए कहाँ पर आ गई, यहाँ पर पहुँच गई, बिजली यहाँ पर पहुँच गई। तो जब बिजली यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर क्या लगा बेटा, एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पहला ट्रांसफार्मर यहाँ है और ये दूसरा ट्रांसफार्मर हो गया। अब देखिए ये पूरा तंत्र क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब इसमें वोल्टेज को स्टेप अप किए थे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए थे। यहाँ देखते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया गया है, स्टेप अप लगाया गया है कि स्टेप डाउन लगाया गया है। तो यहाँ देखेंगे बेटा, तो देखो 220 kV है या 500 kV लिखा है ना, तो 220 kV को हमने कितने में कन्वर्ट किए, 132 kV में, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किए। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये जो सेकेंड ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया। अब इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यहाँ पर यूज़ करने का मतलब ये है कि आगे जब बिजली हम पहुँचाएंगे तो वोल्टेज को डाउन 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 करते ही जाना है हमको। अब ये हो गया आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन। वैसे ही फिर अब आगे चलेंगे 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, जितना डिस्टेंस होगा उसके आधार पर। अब यहाँ पर चलेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक सब स्टेशन होगा, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन का भी क्या होगा बेटा, एक सब स्टेशन होगा, होगा कि नहीं। वैसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन का भी एक सब स्टेशन होगा, और इसी सब स्टेशन में टेस्टिंग असिस्टेंट, ITI वाले कैंडिडेट जॉब करते हैं, जूनियर इंजीनियर, पॉलिटेक्निक करने वाले कैंडिडेट की भर्ती होती है, जॉब करते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, बीटेक करने वाले कैंडिडेट की यहाँ पर जॉब लगती है, वैकेंसी निकलती है। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा MP PTCL की वैकेंसी आई है,
तो MPPTCL मतलब कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। तो जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मतलब कहाँ जॉब लगेगी? जनरेटिंग स्टेशन में, जहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है वहाँ पर जॉब लगेगी। ठीक है, तो तीनों फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। अब ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन का सब स्टेशन हो गया। अब यहाँ पर देखोगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी तो सब स्टेशन होगा कि नहीं? और उसी सब स्टेशन में जाएंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में, तो वहाँ पर आपको फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मिलेगा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करेगा बेटा? इसी 11 kV को 132 kV को क्या करेगा बेटा? 66 kV में कन्वर्ट कर देगा। स्टेप डाउन कर दिया, किया कि नहीं? तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। फिर यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया हमने। फिर आगे चलेंगे तो एक और स्टेप आती है, और वो स्टेप क्या है बेटा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। वो स्टेप कौन सी है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फिर हमने मानकर चलिए, हम कितने किलोमीटर मानकर चलो, 50 किलोमीटर चल गए, क्योंकि सिटी से गांव तक का जो डिस्टेंस है वो 50-60 किलोमीटर होता ही है, होता है ना। तो 50 किलोमीटर चले, अब क्या मिलेगा आपको बेटा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन मिलेगा, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है MPKVCL पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश की, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिसे MPKVCL कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एम्प्लॉय काम करते हैं। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में कौन मिलेगा आपको? यहाँ पर भी JEE की भर्ती होती है, यहाँ पर भी टेस्टिंग असिस्टेंट की भर्ती होती है। ठीक है, JEE की भर्ती होती है, AE की भर्ती होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में, और यहाँ पर लाइन अटेंडेंट की भी भर्ती होती है। तो इस तरीके से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो होगा, यहाँ पर भी लाइनमैन की भर्ती होती है। और उस भर्ती में, लाइनमैन की भर्ती में उसका काम क्या होगा बेटा? देख लीजिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में, इस सब स्टेशन में लाइनमैन होगा। लाइनमैन का काम क्या है? घरों तक जो सप्लाई पहुँचाया गया है, सिंगल फेस और 3 फेस, उसका मेंटेनेंस, साथ में इस छोटे से सब स्टेशन का भी मेंटेनेंस करना होगा। क्लियर है? तो ये पूरा सिस्टम है बेटा, पूरा तंत्र है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तीनों फैक्टर को हम अच्छे से आज की क्लास में समझे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर।